नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पत्रकारिता एवं जनसंचार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पत्रकारिता एवं जनसंचार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली के अनिवार्य विशेषताएं लिखिए। तो रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली में अनिवार्य विशेषता क्या क्या होती हैं, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, रेडियो और टेलीविज़न की जो भाषा शैली है उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। जैसे भाषा अत्यंत सरल और सहज होनी चाहिए, जिससे हर किसी को समझ में आ जाए। भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए और एक वाक्य में एक ही बात स्पष्ट करनी चाहिए। मुहावरों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली की अनिवार्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की भूमिका क्या है। तो जनसंचार माध्यम में इंटरनेट की जो भूमिका है वो कुछ इस प्रकार से है। ये आपको 24 घंटे सूचनाएं प्रदान करेंगी। ये आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी। इंटरनेट द्वारा खबरों का सत्यापन, पुष्टिकरण तथा संकलन भी होता है। इसके द्वारा कुछ ही क्षणों में घर बैठे पूरे संसार की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और इसके द्वारा खबरों के एक स्थान से दूसरे स्थान ईमेल की सहायता से भेजा जाता है। अगला प्रश्न अध्ययन करते हैं, प्रिंट माध्यम में क्या क्या खामियां होती हैं। जैसे कि संचार के दो माध्यम है, एक प्रिंट माध्यम और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो आपको बताना है कि प्रिंट माध्यम में खामियां या कमियां क्या क्या होती हैं। तो बहुत सारी खामियां और कमियां होती हैं। केवल पढ़े लिखे लोग ही इसको जान सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। लेखन कार्य करने वाले तथा शैक्षणिक ज्ञान आवश्यक है। इसमें तुरंत घटित घटनाओं को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रिंट माध्यम में स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, गलतियां सुधारनी पड़ती है। ये सारे प्रिंट माध्यम की खामियां हैं। अगला प्रश्न है, 6 ककार से तात्पर्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो सभी को पता है कि 6 ककार क्या है। तो समाचार में कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों, इन्हीं 6 प्रश्नों से जो प्रश्न किया जाता है तो इसी को 6 ककार कहते हैं। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना, समस्या तथा विचार आदि से संबंधित खबर लिखी जाती है। यह ककार ही समाचार लेखन का मूल आधार होता है, इसलिए समाचार लेखन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है 6 ककारों का। चलिए अगला प्रश्न है, विशेष लेखन किसे कहते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो किसी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषय पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। जैसे कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कानून आदि विषय विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। तो समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में इन विषयों पर विशेष लेखन लिखे जाते हैं और समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए अलग से बॉक्स निश्चित होता है। आगे देखते हैं, ड्राई एंकर क्या है। तो देखिए, ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नज़र नहीं आने तक दर्शकों की रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार संबंधी सूचनाएं देता है। तो ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नज़र नहीं आने तक दर्शकों की रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देता है। अब आगे देखते हैं, उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो देखिए, समाचार लेखन की 2 शैलियाँ होती हैं, एक उल्टा पिरामिड शैली, दूसरा सीधा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी दी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में जैसे देखिए पिरामिड बनी होती है, तो ये उल्टा पिरामिड शैली है, ठीक है। और उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले क्या होता है, महत्वपूर्ण तथ्य तथा जानकारी दी जाती है तथा बाद में कम महत्वपूर्ण
बातें देकर समाप्त किया जाता है। इसकी सूत उल्टा पिरामिड जैसी होने के कारण इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। आगे देखते हैं बीट रिपोर्टिंग क्या होती है। जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्ट को भेजता है वो बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। ठीक है। फीचर क्या है, कैसे लिखा जाता है, तो देखिए, एक ऐसा सुव्यवस्थित सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है उसे फीचर कहते हैं। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। इसकी भाषा सरल, आकर्षक, रूपात्मक तथा मनमोहक होनी चाहिए। इसमें लेखक जो है अपने विचारों, भावनाओं तथा दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फीचर हमें कभी भी तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता है। फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ। तो भारत में इंटरनेट का आरंभ 1993 में हुआ था और सन 2003 में इसका दूसरा दौर चला। अभी फ़िलहाल इसका चौथा दौर चल रहा है भारत में, जिसको 4G कहते हैं। 5G भी आने वाला है। अगला देखते हैं, भारत में पहला छापा खाना कहाँ और कब खुला। तो भारत में पहला छापा खाना जो है गोवा में 1556 में खुला। ठीक है। तो भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला, गोवा में 1556 में। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न है, समाचार किसे कहते हैं। तो नवीन जानकारी प्रदान करना ही समाचार होता है, वही समाचार कहलाता है। समाचार पत्र क्या होता है, वह पत्र जिसमें प्रतिदिन ताज़े समाचार, विज्ञापन, टिप्पणियाँ, संपादन के नाम के पत्र इत्यादि छपते हैं, वो समाचार पत्र कहलाता है। अगला है, संवाददाता किसे कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के समाचार खोजकर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति संवाददाता कहलाता है। डेडलाइन क्या है, डेडलाइन क्या है, तो समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए पहुंचाने की आखिरी समय सीमा को ही डेडलाइन कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, डेस्क किसे कहते हैं। तो प्रिंट मीडिया डेस्क किसे कहते हैं। तो प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय संपादन से है। इस पर समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाया जाता है, वही डेस्क कहलाता है। पीत पत्रकारिता के बारे में बताइए। तो देखिए, पीत पत्रकारिता में सनसनी फैलाने के लिए अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, भंडाफोड़ आदि को प्रकाशित किया जाता है, वही क्या कहलाती है, पीत पत्रकारिता कहलाती है। अगला है, पेज 3 पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है। तो पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों व प्रसिद्ध लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आमतौर पर समाचार के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होता है, इसलिए इसका नाम पेज 3 रखा गया है। आगे है, समाचारों में संपादन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो समाचार के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों पर ध्यान रखना चाहिए। तो समाचार के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अगला है, समाचार के कोई 4 तत्व बताइए। तो समाचार के जो 4 तत्व हैं वो है नवीनता, निकटता, प्रभाव और जनरुचि। इस समाचार के 4 तत्व हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी कौन सा दौर चल रहा है। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1993 में शुरू माना जाता है और जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू माना जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है। तो जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम टेलीविज़न माना जाता है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई।
तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की शैक्षणिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। ठीक है, तो 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे निमंत्रण से कब मुक्त किया गया? तो 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नामक स्वायत्तशासी निकास को सौंप दिया गया था। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से कब मुक्त किया गया? 1997 में। जनसंचार क्या है? तो हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की अपेक्षा किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रांति क्या है या संयुक्त क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो कागज तथा मुद्रण का आविष्कार संचार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है, इसी को संयुक्त क्रांति कहते हैं। आगे देखते हैं, समाचार की बॉडी या क्लेवर क्या होता है? तो आमुख के बाद समाचार के शेष भागों को उसकी बॉडी या क्लेवर कहा जाता है। इसमें समाचार से संबंधित सभी घटनाओं को क्रमबद्ध प्रस्तुत किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, फोटो पत्रकारिता का क्या महत्व है? तो देखिए, समाचार से संबंधित फोटो प्रकाशित होने से समाचार की प्राथमिक और संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। फोटो पत्रकारिता का प्रयोग ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, प्राकृतिक दृश्यों अथवा पशु पक्षियों आदि से संबंध विचारों को प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो देखिए, खोजपरक पत्रकारिता का अर्थ होता है उस पत्रकारिता से जिसमें सूचनाओं को सामने लाने के लिए तथ्यों की गहराई से छानबीन की जाती है, जिसमें संबंधित पक्ष द्वारा दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो इसको आप गहराई से छानबीन करके उसको प्रकाशित करते हैं। यही खोजपरक पत्रकारिता होती है। रेडियो की अपेक्षा टेलीविज़न या टीवी समाचारों की लोकप्रियता के दो कारण बताइए। तो देखिए, रेडियो समाचार केवल सुन सकते हैं, लेकिन टीवी समाचारों को हम सुन और देख दोनों सकते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रभावशाली और प्रमाणिक हो जाता है। ठीक है, विशेषीकृत पत्रकारिता किस प्रकार के लोकतंत्र का प्रहरी है? तो किसी क्षेत्र विशेष की गहन जानकारी देना और विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, जिससे क्षेत्र विशेष के संबंध में व्यापक ज्ञान प्राप्त करना सरल हो जाता है। यही विशेषीकृत पत्रकारिता है। आगे देखते हैं, फ्रीलांसर क्या है? तो देखिए, फ्रीलांसर जो होता है वो पत्रकार किसी पत्र या पत्रिका में नौकरी नहीं करता है, बल्कि वह किसी भी समाचार पत्र के लिए लिखकर अपनी पारिश्रमिक प्राप्त कर लेता है, वही फ्रीलांसर कहलाते हैं। समाचार लेखन में ऊर्ध्वगामी स्फूर्ति पद्धति क्या है? तो देखिए, समाचार लेखन में ऊर्ध्वगामी स्फूर्ति पद्धति का महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रम में तथ्यों का संकेत दिया जाता है, और समाचार की यह पद्धति अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि पाठक समाचार को क्रमशः नहीं अधिक त्वरित रूप से जानना चाहता है। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? तो सरकार के कामकाज पर निगाह करते हुए किसी गड़बड़ी का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। अग्रलेख से क्या आशय है? तो अग्रलेख से क्या आशय है? एक ही संपादकीय स्तंभ में 2 या 3 संपादकीय लेख हो तो पहले को अग्रलेख व अन्य को संपादकीय टिप्पणियाँ कहते हैं। ठीक, चलिए, संपादकीय के प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो संपादकीय के प्रमुख सिद्धांत हैं तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और स्रोत। ये संपादकीय के प्रमुख सिद्धांत हैं। इंटरनेट पत्रकारिता में दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इंटरनेट पत्रकारिता के कारण जो है दूरियां सिमट कर रह गई हैं और पूरे विश्व को एक ग्राम बना दिया है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है।
इसका असर पत्रकारिता पर जो हुआ है उसकी मदद से स्टूडियो में बैठा संचालक किसी भी मुद्दे पर देश विदेश में बैठे व्यक्ति से बातें कर सकता है। इसकी मदद से संगोष्ठियाँ, वार्ताएं अधिक होने लगी हैं और इससे विश्व की किसी भी घटना की जानकारी आसानी से मिल जाती है, आसानी हो गई है जानकारी। निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए अथवा नहीं, पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, निजी चैनलों पर नियंत्रण होने से उनका काम करने का दायरा एवं ढंग प्रभावित होगा। इससे उनकी निष्पक्षता पर भी असर पड़ेगा। उन्हें सरकारी दबाव में काम करना होगा। अतः हमारे विचार से निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं संचार किसे कहते हैं। तो संचार जो है उच्चार धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक और दृश्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार कहलाता है। डिकोडिंग का अर्थ बताइए। तो देखिए, डिकोडिंग इसका अर्थ होता है प्राप्त संदेश को निहित अर्थ को समझने की कोशिश। तो एक कोडिंग से उल्टी प्रक्रिया, इसमें संदेश प्राप्तकर्ता प्राप्त चिन्हों व संकेतों का अर्थ निकालता है, ये डिकोडिंग कहलाता है। समूह संचार का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए, समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के जरिए हल करने के लिए होता है, समूह संचार कहलाता है। जनसंचार की प्रमुख विशेषता बताइए। तो जनसंचार के प्रमुख विशेषता इस प्रकार से हैं। जनसंचार माध्यम के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। दूसरी विशेषता है, इसमें संचार और प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तीसरी विशेषता है, इस माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं जो इस माध्यमों से प्रकाशित प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित या निर्धारित करते हैं। अगला देखते हैं, संचार में प्रिंट माध्यम क्या होता है। संचार में प्रिंट मीडिया क्या होता है। तो संचार में सबसे मजबूत कड़ी प्रिंट मीडिया है। यह माध्यम वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करता है जो अस्थायी होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जनसंचार के, आज हमने यहाँ पर उसको करा दिया। आप इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, जिससे ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो एग्ज़ाम में आप आसानी से लिख लें। तो अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।